हेलो स्टूडेंट्स, मापन में त्रुटि पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रुटि क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से त्रुटि को निकाला जाता है, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, हम एग्जांपल्स कर रहे थे क्लास में लास्ट में, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस और आप उनको लिखते जाएं, है ना, और लिख के इनको सॉल्व करते जाएं, फिर देखें हम किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। सरल लोलक की लंबाई में और आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1% तथा 2% है। ठीक है, तब गुरुत्वीय त्वरण के मापन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है हमें एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग हमने किया है जिसमें हमें सरल लोलक की लंबाई है, सरल लोलक की जो लंबाई है उसके अंदर त्रुटि जो मिल रही है वो 1% है। एक सरल लोलक लिया है हमने, इसकी लंबाई में त्रुटि कितनी है? 1%। और क्या दिया हुआ है हमें? और दिया है इसके आवर्तकाल के मापन में कितनी त्रुटि है? ये है 2%, 1% और 2%। ये चीजें हमें दिया है। पूछा है कि बताइए कि इस प्रयोग से जो आप जी निकालोगे, जी कैलकुलेट करोगे, गुरुत्वीय त्वरण जो कैलकुलेट करोगे उसका मान कितना आएगा। ठीक है, उसमें कितनी त्रुटि होगी, मान नहीं, उसमें कितनी त्रुटि होगी। अच्छा, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, किस प्रकार से निकालते हैं उसको देखते हैं। कैसे निकालते हैं हम जी, कैसे निकालेंगे? हम एक फॉर्मूला जानते हैं, T = 2π√L/g। जानते हो क्या? ये वाला फॉर्मूला आप जानते होगे, है ना। अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? आप यहां से लिख सकते हो जी निकाल सकते हो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो T² = 4π² L/g। ठीक है, यहां से जी कितना जाएगा आपके पास? 4π² L/g। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा यहां से। L/T², जी तो निकालना है ना, L/T²। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आती है बात समझ में? अब हमें निकालना है कि इसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है, कितने प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का आपको याद है हमने कैसे किया था? जब भी हम रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं तो कैसे हम करते हैं? दोनों तरफ लॉग लेते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या लिखेंगे इसको? ln(g). अभी मैं लेकर दिखा रहा हूं आपको, बाद में आपको याद हो जाएगा क्या करना है। ठीक है, देन ln 4π² L/T²। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, आप डिफरेंशिएट कर दें, अगर अवकलन कर दें तो क्या मिलेगा? ΔG/g। ठीक है, इसका अवकलन करोगे अच्छा, इसको अलग अलग लिख लेते, पहले एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। ln(g) = ln 4π² प्लस ln L प्लस ln T²। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है ना। अब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ΔG/g बराबर, ये तो कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 प्लस ΔL/L प्लस, इसको देखो आप बाहर ला सकते हो, 2 ln T लिख सकते हो, तो 2 ΔL/L आप इसको लिखोगे। ठीक, पिछली क्लास में हमने सीखा था कैसे हम इस फॉर्मूले को निकालते हैं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर आपको समझ में आता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ΔG/g निकालना है हमें, प्रतिशत निकालना है। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, यस, प्रतिशत का साइन भी लगा दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वल्स टू ΔL/L का प्रतिशत प्लस 2 ΔL 2 ΔT/T बटे T 2 ΔT/T का प्रतिशत। ठीक है, अच्छा कितना आ जाएगा? देखोगे ΔG/g कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको 1%, है ना। ये आपका 1% है। अरे ये तो निकालना है। ΔL/T दिया आपको 1% प्लस ये 2 × 2%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ΔG/g, यानी कि जी में जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो कितनी होगी? 5%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसमें होगी 5% त्रुटि। ठीक है, ऐसे आसान आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है वो R बराबर V/I होता है बिल्कुल होता है ना। इधर आप लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इधर चल लेता हूं। प्रतिरोध जो है वो दिया है R बराबर V/I। ठीक है, ये हम जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। V का मान आपको 100 ± 5 वोल्ट दिया हुआ है। 100 ± 5 वोल्ट आपको ये V का मान दिया है। ठीक है, और आपको I का मान दिया है 10 ± 0.2 एम्पियर। ठीक है,
ये आपको मान दिया है। आपको बताना है कि आर में कुल त्रुटि कितनी होगी, आर में कुल त्रुटि निकाल के बताना है कि आर में कुल प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, जल्दी से बता दें कितनी होगी आर में कुल प्रतिशत त्रुटि। कैसे कर पाएंगे आप इस सवाल को, आपको ये रिलेशन दिया हुआ है ना, तो इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो आर इज इक्वल टू वी बटे आई है हमारे पास, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। एल एन आर इज इक्वल टू एल एन वी माइनस एल एन आई स्क्वायर लिखते हूं मैं, है ना। अगर डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा आर बटे आर बराबर डेल्टा वी बटे वी, ठीक है, प्लस डेल्टा आई बटे आई। प्लस क्यों किया, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है कभी भी इसमें, और कभी भी एरर को घटाते नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया तो आप देखोगे डेल्टा आर बटे आर कितना है, निकालना है। तो डेल्टा आर बटे आर कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा वी बटे वी। अब डेल्टा वी बटे वी कैसे निकालोगे, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस 5 में जो है ये तो है डेल्टा वी, तो यहां पर रखोगे आप डेल्टा वी अपॉन 100 क्या है आपका, ये वी है। ठीक है, डेल्टा वी है और ये वी है, प्लस डेल्टा आई 0.2 क्या है डेल्टा आई, और आई का मान क्या है 10, है ना। तो आप देखोगे डेल्टा आर बटे आर कितना आया, ये आपके पास आया। इसको सॉल्व कर लोगे तो 2/100, 5 प्लस 2/100, ठीक है, 7/100। ठीक है, तो 7% आपके पास त्रुटि आ जाएगी। 100 से गुणा कर दोगे इसको तो प्रतिशत में आ जाएगा आंसर, तो 7% आपके पास में त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक भौतिक राशि P निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। एक भौतिक राशि P निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। P बराबर a क्यूब b की घात 1/2 सी अपॉन, मैं लिख देता हूं इसको ना, समझ में नहीं आएगा। एक भौतिक राशि P निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। P बराबर a क्यूब b की घात 1/2, ठीक है, c की घात -4 और d की घात 3/, ठीक है। आसान सा सवाल है। इससे पूछा गया आपसे ये गया है कि बताएं कि कब सबसे ज्यादा त्रुटि किसकी वजह से आएगी, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से या डी की वजह से। सबसे ज्यादा त्रुटि किसकी वजह से आ सकती है, ठीक है, आने की संभावना, सबसे ज्यादा त्रुटि आने की संभावना किसके कारण से, बता दें जल्दी से। और आंसर लिख लें अपना कॉपी में, जो भी आपको लग रहा है आंसर सही है वो आंसर अपना कॉपी में लिख लें, ए बी सी डी दोनों चारों में से क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखेंगे हम। इसका त्रुटि निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा पी बटे पी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा 3 डेल्टा ए बटे ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बटे बी प्लस 4 डेल्टा सी बटे सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बटे डी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा त्रुटि जो हो सकती है वो इसकी वजह से आ सकती है, सी की वजह से, क्योंकि सी जो है वो 4 से गुणा हो रहा है। मतलब इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको संबंध दिया हो, जैसे ये संबंध दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक जिसका सबसे ज्यादा इसका जिसमें पावर होगा, सबसे अधिक घात वाले जो होगा वो सबसे ज्यादा त्रुटि देगा। अधिकतम घात वाला सबसे ज्यादा त्रुटि देगा। ठीक है, आती बात समझ में, है ना। सीधा सा सवाल था, एक चीज आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैंने करवा दिया। चलो आगे एक सवाल और देखते हैं। अच्छा, किसी प्रयोग में सरल लोलक का आवर्तकाल क्रमशः 2.63 सेकंड, क्या क्या दिया हुआ है आपको, आवर्तकाल के दिए हुए वैल्यू, ठीक है, प्रयोग किया हुआ किसी एक्सपेरिमेंट में प्रयोग जो हुआ है ना, उसके हमें वो दिए परीक्षण दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, पहला दिया है 2.63 सेकंड, दूसरा दिया है 2.56 सेकंड, तीसरा दिया है 2.42 सेकंड, चौथा दिया है 2.71 सेकंड और पांचवा भी है 2.80 सेकंड। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 प्रेक्षण आपको यहां दिए हैं। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, आपको बताना है कि औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। ठीक है, जल्दी बताएं कैसे करेंगे, है ना। ये सीखा था हमने पिछली क्लास में, कैसे करते हैं, ये आपको प्रेक्षण दिए हुए हैं। सिर्फ ये इतना डेटा आपको दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर और इसी से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू की बात करते हैं, इसके वास्तविक मान की तरफ पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। वास्तविक मान जो होता है इसका औसत मान होता है। ठीक है, तो औसत मान निकाल लेते हैं। औसत मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसका एवरेज लोगे आप, तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71
प्लस 2.80। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं, तो 5 से इसको भाग कर दें। ठीक है ना? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई साहब? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लो तो ये 1 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 है ना? 12 इधर 2 आ गया, यहाँ जोड़ रहा हूं मैं इसको। इधर 1 6 5 11 12 12 4 16 16 24 24 24 24 24 24 24 31 3 5 20 13.12। ठीक है, 13.12 बटे 5, ये आपके पास वैल्यू आ गई है ना? इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 5 दूनी 10। ठीक है, और कितना बचे? 31, 5 6 31, 5 30 और 12, 5 दूनी 10, 5 चौक 30, 2.624 हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। 2.624 हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आर एवरेज की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें आर एवरेज थोड़ी चाहिए, हमें तो औसत परम त्रुटि चाहिए, कितनी आ रही है ना? तो औसत परम त्रुटि निकालने के लिए हम एक एक की त्रुटि निकालते हैं। कि डेल्टा R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एवरेज माइनस R1। ठीक है, इसका मॉड डेल्टा R2 कितनी हो जाएगा? आर एवरेज माइनस R2, इसका मॉड है ना? और डेल्टा R3 कितना हो जाएगा? आर एवरेज माइनस R3 का मॉड। ठीक है, और डेल्टा R4 कितना हो जाएगा? आर एवरेज माइनस R4 का मॉड, और डेल्टा R5 कितना हो जाएगा? आर एवरेज माइनस R5 का मॉड। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या क्या आएगा देखो जरा। 2.624 माइनस पहला क्या है? 2.63, यहां लिखो तो 2.624, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल। माइनस R2 कितना है? 2.56, और करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप आ जाएगा तो छोड़ दोगे क्या? 2.624 माइनस 2.42, 2.624 माइनस 2.71। ठीक है, 2.624 माइनस 2.80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। मेरे पास इनकी वैल्यूज लिखी हुई है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना? आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। इसकी वैल्यू है 0.006, ये है आपका 0.064, ये है आपका 0.204, ये आएगा आपका 0.086, ये है आपका 0.176। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आएंगे। अब आपको चाहिए परम त्रुटि, औसत परम त्रुटि। ठीक है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, वहां से जितने भी आए हैं। तो डेल्टा आर एवरेज आपको निकालने को पूछा है इसके अंदर, तो ये कितना होगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 प्लस डेल्टा R5 बटे 5। ठीक है, तो डेल्टा R1 कितना होगा? 0.006 प्लस 0.064 प्लस 0.204 प्लस 0.086 प्लस 0.176 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, हो गया। इसको ऐड करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 0.1072 लगभग 0.11 सेकंड के बराबर होगा। इतनी इसके अंदर औसत परम त्रुटि होगी। ठीक है, इतनी इसके अंदर औसत परम त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। आती बात समझ में? तो इस तरह से करना, पूरा सॉल्व करके देखना, लिखा है मैंने, तो कॉपी मत कर लेना बस। ठीक है, पूरा नोट आपको सॉल्व करके देखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे चीजों को सीखा जाए। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं किस किस तरह से त्रुटि के ऊपर हमसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी बात करें? आगे हम बात करते हैं सार्थक अंकों। क्या होते हैं सार्थक अंक? सार्थक अंक क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं सार्थक अंक? सार्थक अंक का मतलब क्या हुआ, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स से समझते हैं कि अंक क्या होते हैं या फिगर्स क्या होते हैं। फिगर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर मैं लिखता हूँ 1.257908, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिखा कोई भी रैंडम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिगर्स कौन कौन सी, सभी फिगर्स हैं, जितने भी अंक हैं सभी इसके अंदर अंक हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास सार्थक अंक कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से अंक हैं जिनका कुछ मतलब बन रहा है, जिनका कुछ सेंस बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे अंकों को निकालने के लिए हमने एक कंसेप्ट हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं सार्थक अंक, है ना। अब ये सार्थक अंक कैसे निकालेंगे भाई, सार्थक अंक निकालने के लिए हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, पहले उनको हम समझते हैं, ठीक है। दो तरह के मान हमारे पास होते हैं। पहला होता है मापित मान, और दूसरा होता है संगणित मान। मापित मान कौन सा होता है, मापित मान होता है आपका मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और संगणित मान होता है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू। ये क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, ये चीजें आपके पास होती है ना। अब इसको समझते हैं एक एक करके दोनों को। मापित मान क्या होता है, मापित मान क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा वैसे तो, कि मापित मान वो मान है जिसे मापा जाए, ठीक है। किसी भी चीज का मेजरमेंट मापित मान कहलाएगा, किसी का मापन मापित मान कहलाएगा। ये क्या बात हुई, काफी बेकार सी बात हो गई, लेकिन सही बात यही है, ठीक है। ये इसका मापित मान कहलाएगा। अगर मापित मान कहलाएगा, ये इसका मापित मान कहलाएगा, तो हमें क्या मतलब है इससे, हमें क्या करना है, तो देखो आओ देखते हैं, स्केल बनाते हैं। ये आपका स्केल है, नॉर्मल जो स्केल आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा, वो आपका स्केल है, ठीक है, जो कि इसका मीटर स्केल कहते हैं, है ना। चलो इसकी मार्किंग करते हैं। ये 0 है आपका, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये 10 है, ठीक है। और आगे बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ। ये आपका 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपका स्केल है, बीच में भी इसके अंदर सब जगह पर मार्किंग है ना। चलिए, अच्छा, हमें कुछ मेजर करना है इस पे से, हमें कुछ मेजर करना है, तो हमने क्या किया, मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले लाइन में बता देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए हमें। मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ वस्तु ली। अच्छा, ये था आपका 0 से लेके ये 1, ये 0.5, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6, ये 6.5 और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया मैंने बस समझने के लिए, है ना। एक स्टिक, एक रस्सी ली मैंने, मुझे रस्सी को मेजर करना है, उस रस्सी का लंबाई कितनी है इससे, है ना। मैं यहां तक उसको लेकर आया, ठीक है, ये रस्सी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या रीडिंग होगी, तो आप बोलोगे कि इसकी जो रीडिंग है 6 तक पूरा आ रहा है, 6.1 तक आ रहा है, 6.2 तक भी पूरा आ रहा है, ठीक है। तो जान की बाजी लगा के तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6.2 सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू है ही। जान की बाजी लगा के जो चीज बोली जा सकती है कि 6.2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, 6.2 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, ठीक है। रस्सी बड़ी हो गई पीछे, यहां से बनाओ, ठीक है, बल्कि 0 से बनाना एकदम। 6.2 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू है ना। तो ये तो वो मान हो गया जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये तो होगा, ये इतना तो होगा ये, ठीक है। लेकिन हम क्या थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं बीच में, कि यहाँ पर ये कहीं बीच में आ रही है ना। ये थोड़ा सा इधर है तो बिल्कुल 6.1 के आसपास आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा 7 से जरा सा पीछे है तो 6.9 के आसपास आ रही है, ठीक है। ये अनुमान हम लगा सकते हैं। तो पहली अनुमानित जो संख्या होगी, देख लो ठीक से, पहली प्रथम अनुमानित संख्या अनुमानित संख्या आखिरी
सार्थक अंक होगी। नहीं आया समझ में? ऊपर से चला गया है तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगी, इसी का एग्जाम्पल लेता हूं। हमारे पास क्या आया 6.2, ठीक है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर के आसपास आया, 6.24 हमारे पास आया, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी लिख दिया जाए, 6.2, 4, 1, 5, 6, 9, 15, कुछ भी, है ना, कुछ भी वैल्यू इसके अंदर आगे लिख दी जाए, तो आप क्या कहोगे कि मुझे तो सिर्फ ये स्केल के अनुसार ये पता चल रहा है कि 6.2 तो है ही, और उसके आगे जो है 0.4 सेंटीमीटर जो है वो मैं कंफर्म बोल सकता हूं, 0.04 सेंटीमीटर जो है वो कंफर्म बोल सकता हूं, इसके अलावा कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, ठीक है। तो पहला अनुमान हमने कहां लगाया? 6.24 पे। 4 जो नंबर है, ये 4 जो है ये हमारा पहला अनुमान है। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी? वो हमारे लिए हो जाएंगी असार्थक, ठीक है। और ये जो हमारी संख्या है ये क्या हो जाएंगी? सार्थक, ठीक है। लेकिन आपको यह चीज याद रखनी है कि ये मापित, अगर कोई नंबर है आपके पास, कोई मापित मान है, ठीक है, तो उसमें एक आपका जो रूल है ये लगेगा, ठीक है। लेकिन संगणित मान के अंदर कुछ अलग ही चीज लगती है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कि कहीं अगर मापन कर रहे हो तो आपके लिए मापित मान का किस प्रकार से आप सार्थक निकालोगे, ठीक है, लेकिन संगणित मान के लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो संगणित मान क्या होते हैं? संगणित मान क्या होते हैं आप समझिए क्या होगा। संगणित मान नाम से भी आपको समझ में आ रहा है कि वो मान जिनको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? कैलकुलेटेड वैल्यू। ऐसे मान जिनको कैलकुलेट किया जाए, मतलब आपके पास कुछ नंबर्स थे, उनको आपने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, ठीक है, व्यवकलन किया, गुणा किया, भाग किया, अगर इन सारे ऑपरेशंस की वजह से आपको कोई नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, उसको हम बोलेंगे संगणित मान, ठीक है। तो इसमें निकालने के लिए, इसमें सार्थक निकालने के लिए कुछ नियम है। क्या नियम है इनको निकालने के लिए? देख लेते हैं। कुछ नियम है इनके, ठीक है। अच्छा, नियम किसके लिए है? पहला है केस, पहला केस है, अच्छे समझ लेना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो बिल्कुल आपके लिए फ्री के मार्क्स देकर जाएगा। तो पहला केस इसके अंदर क्या बनता है? पहला केस इसके अंदर बनता है कि आपके पास जो नंबर है उसमें दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव वाला नंबर, दशमलव वाला नंबर या दशमलव वाली संख्या, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अच्छी बात है। चलो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा 1.209560508, ठीक है। ये मैंने एक नंबर ले लिया है ना, कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया है, और अब इसके ऊपर हम समझेंगे, इसको एग्जांपल लेके हम समझेंगे क्या क्या हो, ठीक है। या इससे बेटर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0.0004000, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये हमारे पास ये एग्जांपल है ना। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर क्या क्या सार्थक अंक होंगे, कितने सार्थक अंक होंगे। पहली चीज तो आप याद रखेंगे कि सभी अशून्य सार्थक अंक होंगे। सभी अशून्य सार्थक अंक होंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास अशून्य हैं वो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। मतलब यहां पर ये 4 जो है ये सार्थक है, मतलब ये हमारे पास एक तो हमारे पास कंफर्म ही हो गया, ये 4 जो है ये तो सार्थक अंक में आएगा ही आएगा, ये तो हमेशा सार्थक अंक में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि ऐसे सभी शून्य जिनके बाएं ओर, ऐसे सभी शून्य जिनके लेफ्ट में बाएं ओर कोई अशून्य अंक आ रहा हो। अशून्य मतलब शून्य को छोड़ो कितने भी अंक हैं आपने 1 से 9 तक, ठीक है, 1 से 9 तक अंक आ रहा हो, वह क्या कहलाएगा? वह अशून्य, वह सार्थक अंक, वह सार्थक कहलाएगा, ठीक है। वो सारे शून्य जिनके लेफ्ट में कोई अशून्य अंक आ रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? वह सारे सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, बचे हुए सभी शून्य असार्थक होंगे,
सब कवर कर लिया हमने इसमें। बचे हुए सभी शून्य सार्थक हो गए, है ना। इसके अंदर हमने सारे कवर कर लिया। अब इसको देखते हैं। दूसरा रूल देखो, ऐसे सभी शून्य जिनके बाएं और कोई अशून्य अंक आ रहा हो वे सार्थक कहलाएंगे। मतलब इनके देखो, इनके बाएं और देखो, इसके इस जीरो के देखो, ये वाला जीरो देखो, सबसे पहले इधर देख देखिए, ये वाला देख लो। इसके अंदर देखो कोई अंक है क्या? कोई अंक ही नहीं है इधर तो। इसके अंदर देखो, इधर कोई अशून्य अंक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसके अंदर देखो, इधर कोई अशून्य अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके अंदर देखो कोई अशून्य अंक आ रहा है क्या? कोई इधर अशून्य अंक नहीं आ रहा है। इस जीरो की बात करो, इसके इधर कोई लेफ्ट में कोई अशून्य अंक है क्या? बिल्कुल है, 4 है। इसके अशून्य अंक है क्या? बिल्कुल है, 4 है। इसके लेफ्ट में 4 है, उसके लेफ्ट में 4 है। ठीक है, तो ये चारों जो हमारे पास जीरो हैं ये क्या हो जाएंगे? सार्थक, और ये क्या हो जाएंगे? असार्थक। ठीक है, तो हमारे पास क्या कितने यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में कितने हो जाएंगे? एक 4 तो था ही, फिर एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, और एक ये भी हो गया, और एक ये भी हो गया। तो 5 सार्थक अंक हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में 5 सार्थक अंक हमारे पास हो जाएंगे। और क्वेश्चन करना चाहते हो इस पर? एग्जाम्पल ले लेते हैं सार्थक अंकों के ऊपर, है ना। ये रूल्स हमेशा याद रखना। ये रूल्स जब आपके पास आपको जब रूल्स होंगे आपके पास तो आसानी से आप इनको लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। 3 रूल हैं मोटे मोटे, है ना। एक अभी हम बात करेंगे उनके लिए जिनमें दशमलव नहीं होता, ऐसे अंक जिनमें दशमलव ना हो तो उनको कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। चलो मैं कोई भी रैंडम हम ना नंबर लिख रहा हूँ और आपको बताना है कितने कितने सार्थक अंक हैं उसके अंदर। कुछ भी मैं रैंडम अंक लिख रहा हूँ, है ना। ऐसे कोई अलग से इसके अंदर कोई क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। अच्छा, तो देखिए भाई, ठीक है, बताएं इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं। देख के समझ में आ रहा होगा वैसे तो, है ना। चलो तो कितने होंगे, कितने होंगे देखो जरा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने अशून्य हैं। 1 2 3 4, पहले कैलकुलेट करना फिर देख लें। 1 2 3 4, 4 तो शून्य हो गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इस शून्य की बात करूं तो इस शून्य के लेफ्ट में आ रहा है 4, तो ये भी सार्थक हो जाएगा। इसके अनुसार ये भी सार्थक हो जाएगा और ये भी सार्थक हो जाएगा। ठीक है, इस शून्य की बात करूं तो इसके शून्य में आ रहा है, इसके लेफ्ट में आ रहा है 9, ठीक है, और 4 भी आ रहा है बेसिकली, तो जो इधर भी आ रहा है ये भी हो जाएगा। सारे के सारे शून्य जो है इसके अंदर वो भी सार्थक हो जाएंगे। तो टोटल कितने अंदर इसके अंदर हो जाएंगे? देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 शून्य अशून्य 11 सार्थक अंक इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी एग्जांपल में अगर ऐसा कर देते हैं, अब बताएं जरा इसके अंदर कितने कितने इसके अंदर सार्थक अंक होंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? सार्थक कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? चेक करोगे जीरो। ठीक है, इस जीरो के इधर आ रहा है क्या? नहीं, ये नहीं होगा। इस जीरो के इधर कोई अशून्य है क्या? नहीं होगा। इस जीरो के इधर कोई अशून्य है क्या? नहीं होगा। इस जीरो के इधर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला अशून्य अंक, तो ये हो जाएगा, ये एक भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, 3 तो ये अशून्य हो जाएगा। ठीक है, बात करें इसकी तीनों की, तो इसके लेफ्ट में आप देखोगे 9 आ रहा है, इसके लेफ्ट में आप देखोगे 9 आ रहा है, इसके लेफ्ट में 1 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, इसके अंदर लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके अंदर सार्थक अंक हमें देखने को मिलेंगे। 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, और देख लें एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, और क्या ही कर लोगे, 2.5000। ठीक है, बताओ कितने सार्थक अंक है इसके अंदर, कितने सार्थक अंक है ना। अशून्य कितने हैं? 2, तो ये तो हो ही जाएंगे। और इस शून्य की बात करूं, सार्थक है क्या? नहीं है। सार्थक है कि नहीं है? बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है ना। ये भी सार्थक है और ये भी सार्थक है, क्योंकि इनके लेफ्ट में अशून्य अंक आ रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5, 5 इसके अंदर सार्थक अंक हो जाएंगे, है ना। इसी एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल में अगर इस प्रकार से लिख दिया जाता 0.5000। ठीक है, अब कितने होते हैं इसके अंदर? ये देखो, ये शून्य है, ये शून्य है, और ये शून्य वो हैं जिनके लेफ्ट में आ रहा है अशून्य अंक, और ये वाले शून्य वो हैं जो कि किसी काम के हमारे पास नहीं है, मतलब सार्थक नहीं है। तो इसके अंदर भी 5 सार्थक अंक हो जाएगा। ऐसे कोई भी कुछ भी घुमा के आपको दे देगा, कर देना, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अपने आप बनाते रहो नंबर और चेक करते जाओ क्या कितने कितने सार्थक अंक उसके अंदर हो रहे, है ना। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ऐसे नंबर अगर जिनके अंदर दशमलव ना हो तो उनमें किस प्रकार से सार्थक अंक निकालें, बिना पॉइंट वाले, बिना दशमलव वाले।
ठीक है, बिना दशमलव वाले नंबर किस प्रकार से निकाले जाएंगे, है ना। चलो देखो जरा, नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है नंबर कुछ, ठीक है, ये हमारा नंबर है, इसमें दशमलव दिख रहा है, कहीं पर कहीं दशमलव है, कोई दशमलव इसके अंदर नहीं, ठीक है। पहला रूल तो वही काम करेगा इसके अंदर कि जो नॉन जीरो हैं, जो अशून्य अंक हैं, वो तो सार्थक होंगे ही। पहला रूल तो क्या है, अशून्य अंक तो सार्थक होंगे, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है, वो तो आपको लेना ही है। अशून्य अंक सार्थक होंगे ही होंगे, ठीक है, ये तो आपको लेना ही है, इसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर कितने या सार्थक कितने इसके अंदर सार्थक अंक होंगे, है ना। तो ऐसा कोई भी अगर आपको मिलता है जिसके अंदर डेसिमल नहीं है, तो इस नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप में मतलब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, इसको लिखने का तरीका, सही तरीका या साइंटिफिक तरीका यह है कि 1 पॉइंट इंटू 10 की घात 8। अब ये 1 पॉइंट जो मैंने लिखा है, यहां पर जीरो लगाने हैं, ठीक है, यहां पर जीरो लगाने हैं। अब यहां पर जितने जीरो लगेंगे उसके अनुसार हमारे जो सार्थक अंक हैं वो बदलते जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाए, है ना, यहाँ पर 2 जीरो लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे देखेंगे आप। तो ये जो आपके पास आया है घात के रूप में, इसको हम काउंट नहीं करते हैं सार्थक अंकों में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कभी भी हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। जो बचा हुआ है आपके पास, इसको आप सार्थक अंकों में काउंट करोगे, आपके पास कितने हो जाएंगे, ये तो अशून्य है ही एक, ठीक है, और ये जो जीरो है इनके लेफ्ट में नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो ये 3 आपके पास सार्थक अंक इसके अंदर हो जाए। आती बात समझ में। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर होता 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये आपके पास नंबर होता है ना। तो अब देखें इसके अंदर क्या है, कितने जीरो है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार लिखना चाहता हूं, 2.59 इंटू 10 की घात 9, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक तरीका है लिखने का। तो इसमें कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास, इसमें कितने इसके अंदर आपके पास सार्थक अंक हो जाएंगे, आप देखोगे 3, ठीक है। वापस इस पे आओ जरा, अगर इसको मैं इस प्रकार लिख देता 1.0000 इंटू 10 की घात 8, कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क पड़ता क्या, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, ठीक है, नंबर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सार्थक अंकों में इसमें फर्क पड़ जाता है, इसके अंदर सार्थक अंक हो जाते हैं 5, ठीक है। तो किस प्रकार से लिख रहे हैं उस पर निर्भर करेगा पूरी तरह से, ठीक है, ठीक है, आती है बात समझ में। तो इस तरह से ऐसे अंक जिनमें पॉइंट नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, उनके लिए ये रूल लगाया जाता है, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लेना, चलो आगे बढ़े। अब देखा जाए सार्थक अंकों के साथ अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, जैसे योग करना है, व्यवकलन करना है, ठीक है, गुणनफल करना है, विभाजन करना है, तो कैसे करेंगे, है ना, क्या नियम होगा उसके अनुसार कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं योग और व्यवकलन, ठीक है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे सार्थक अंकों के साथ। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप बचपन से सीखते हुए आए हो, आपको पता है कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, लेकिन सार्थक अंकों के साथ कैसे करेंगे तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास नंबर मान लेता हूँ, एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके पास नंबर है कुछ 170.95, ठीक है, पहला नंबर ये है आपके पास, और दूसरा नंबर है आपके पास 5.376, ठीक है, ये आपके दूसरा नंबर। अब इन दोनों को आपको जोड़ना, आपसे कहा गया है कि इन दोनों का योग बताइए, तो आप अभी तक क्या करते हुए आए थे, अभी तक आप कुछ नहीं करते थे, आप इनको जोड़ देते थे। तो कैसे जोड़ते थे, 170.95 प्लस क्या है 5.376, ठीक है, ऐसे आप उनको जोड़ देते थे, कितना आएगा 6 7 8 9 10 11 12 1 10 13, ठीक है, 6 और 176.326 आप आंसर लिख के आ जाते थे। तो कॉपी में अपनी बढ़िया से स्क्वायर वाली कॉपी में, है ना, इसके अंदर डब्बे बने होते तो नंबर आपको पूरे मिल जाते, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसा कर दोगे तो आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि अब कुछ नियम है हमारे पास जो कि हम सार्थक अंकों में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करने के लिए लगाते हैं। क्या नियम है, नियम क्या है, हम जब भी योग या व्यवकलन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद
कितने अंक हैं, या सार्थक अंक हैं, सार्थक ही होंगे दशमलव के बाद वाले, ठीक है, कितने अंक हैं, ठीक है, ये हमें देखना होगा। आती है बात समझ में? ठीक है, देख लिया आपने। जिसमें कम हो, जिसमें कम हो उस संख्या के अंक गिन लें, उस संख्या के अंक गिन लें। कौन से वाले अंक गिनने हैं लेकिन आपको, ये आपको पॉइंट के बाद वाले, कौन से वाले, पॉइंट के बाद वाले अंक, दशमलव के बाद वाले अंक। ठीक है, अब क्या करें भाई, गिन लिए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कर देंगे ऐड, ठीक है, योग कर लेंगे, ठीक है, उत्तर में पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद इतने ही अंक आएंगे। जितने नियम नंबर 2 में आए, या पॉइंट नंबर 2 लिखो, इसको नियम 2 क्या होता है, इसमें पॉइंट 2 में निकाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम लोकल भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको समझ में आती है उसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ किस तरह से करेंगे। तो ये तो गलत हो गया भाई, इसको सही कैसे करें, इसको सही कैसे करें, यही एग्जाम्पल हम लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर थे, 170.95, 170.95, 170.95, ठीक है, और 5.376, और 5.376, ठीक है, ये हमारे पास नंबर थे, उनको हमें योग करना है। तो आंसर में जो हमारे पास उत्तर आने वाला है उसके अंदर क्या आएगा, देखो 2 नंबर देखते हैं। हमने क्या बात करी है, पूरे तीनों पॉइंट जो हमने लिखे हमने बात करी हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट की, पॉइंट के बाद वाले डिजिट की, ठीक है, दोनों में देखो। तो पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 2, ठीक है, और इसमें कितने आ रहे हैं, 3। हमारे उत्तर में वो आएंगे जिनमें कम होंगे। तो कम किस में है, कम है इसके अंदर 170.9595 में, ये कम है, इसलिए हमारे उत्तर में क्या आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, किसके बाद, पॉइंट के बाद, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाने पड़ेंगे हमें, है ना। तो कैसे आ पाएंगे भाई, कैसे आ पाएंगे, अब ऐसा तो कर नहीं दोगे कि आप लास्ट वाला डिजिट से गायब कर दोगे, ये नहीं कर सकते, है ना। हम पूरा का पूरा वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, और कितना आया था, 7 5 12, ठीक है, 10 13, ठीक है, और 176.326। अब ये आया था हमारे पास 176.326, ठीक है, ये नंबर हमें मिल गया है। लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, हमें पता है कि हमारे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक आने चाहिए। अगर 2 अंक आने चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांकित करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पूर्णांकित, ठीक है। हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, मतलब ये 6 जो है इसको हमें हटाना है, मतलब इसको हटा के हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है, ठीक है, इसको हटा के हमें 0 लगाना, मतलब पूर्णांकित करना है, 0 लगाना है। तो आप इस पूरे नंबर को देखो तो कितना आ जाएगा, 176.33, ठीक है, सही किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे, 2 अंक तक हम इसको पूर्णांकित करेंगे। पूर्णांकन कैसे करना है उसके नियम हम भी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, गुणनफल की, गुणनफल की हम बात करते हैं। दूसरा ऑपरेशन क्या है, गुणनफल या विभाजन। विभाजन, गुणनफल या विभाजन। गुणनफल क्या होता है, विभाजन क्या होता है, समझते हैं आप अच्छी तरह से, ठीक है। वही एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास कोई नंबर है 0.00000708, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है। इसको मुझे गुणनफल करना है किससे, मुझे करना है 100.00.15 से, ठीक है। बहुत भारी कैलकुलेशन होगा, मैं इसको थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ना, कैलकुलेटर में इसको करके देख लेता हूँ, मुझे समझाना है वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो कितना आने वाला देखो जरा, क्या है, 0.000.0000708 गुणा 100.15, ठीक है। ये आएगा आपका जो गुणनफल आप इसको करोगे, मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है
0.070906 ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या ये सही है? क्या यह जवाब सही है? अगर बचपन में आपको जवाब दिया होता और डब्बे वाली कॉपी में लिख दिया होता तो बिल्कुल सही हो जाता है ना, लेकिन अभी यहाँ पर ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें सार्थक अंक का ध्यान इसके अंदर रखना पड़ेगा। इसमें नियम क्या कहता है? इसमें नियम कहता है कि उत्तर में एक ही पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं मैं इसके अंदर, उत्तर में उतने सार्थक अंक आएंगे सार्थक अंक होंगे या आएंगे जितने कम सार्थक अंक वाली संख्या में हैं। अब कम सार्थक अंक वाली संख्या ढूंढ लो, उसमें जितने हैं उतने आंसर में लिख दो। ठीक है, ये नियम है इसमें, है ना। पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, इसको आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा, है ना। तो कितने हैं सार्थक अंक गिन लें इसके अंदर। इसमें कितने हैं? इसमें कितने आप देखोगे तो 1 2, ये तो अशून्य अंक है तो ये सार्थक होंगे। इनकी बात करूं, इस शून्य की बात करूं, कुछ नहीं है इसके इधर, तो ये भी असार्थक, ये भी असार्थक, ये भी और ये भी, चारों असार्थक हो जाएंगे, लेकिन ये सार्थक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। ठीक है, इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5, या शून्य तो होगा 3, ठीक है, और ये दोनों भी सार्थक होंगे, शून्य भी सार्थक होंगे तो 5 होंगे। हमारे आंसर में कितने आने चाहिए? हमारे आंसर में आने चाहिए 3। अभी कितने अंक आ रहे हैं हमारे आंसर में? 1 2 3 अंक, कितने अंक गिन रहा हूं अभी? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको भी देख लो तो 8। ठीक है, अंक गिन रहे हैं हम सभी, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें चाहिए कितने अंक? हमें चाहिए कितने अंक? 3 अंक आने चाहिए हमारे आंसर में, सिर्फ और सिर्फ 3 अंक। तो क्या करेंगे हम इसको? हम करेंगे इसको पूर्णांकित। ठीक है, आप कर देंगे पूर्णांकित, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.070906। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। हमारे पास कितने अंक चाहिए? हमें 3 सार्थक अंक चाहिए। आप देखोगे ये वाला सार्थक है, ये वाला सार्थक है, कोई सेंस नहीं है इसका। ये पहला सार्थक, ये दूसरा सार्थक और तीसरा सार्थक। ठीक, यहीं तक मुझे कहानी चाहिए, बस इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्या? इसको हम करेंगे पूर्णांकित, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0709। ठीक है, यही हमारा आंसर आ भी जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आती है बात समझ में? अच्छा, पूर्णांकन के नियम देख लेते हैं। पूर्णांकन के नियम क्या होते हैं? ठीक है, अच्छा विभाजन भी देख लो, विभाजन का एग्जांपल देख लो। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 6 × 10⁸ 8। ठीक है, दिया है 6.00 × 10⁸8। ठीक है, बटे 3.0 × 10⁻⁻4। ठीक है, करना है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कर दो, जल्दी से बता दो कितना आएगा आंसर। आप देखोगे आंसर तो 2 में 2 तो आने वाला है और 10⁻12 भी आने वाला है ऊपर। ठीक है, लेकिन कितने आएंगे सार्थक अंक जिसके अंदर कम हो? कम कितने हैं? इसमें है 2 है, इसमें 3 है, तो आंसर में कितने आएंगे? 2 आएंगे, तो 2.0 10⁻12। सिंपल आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब अगला कंसेप्ट चेक करते हैं, अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है। आइए, पूर्णांकन के नियम। क्या कहते हैं पूर्णांकन के नियम? ठीक है, अब पूर्णांकन का काम हमें पड़ता ही है, कैलकुलेशन के अंदर हम पूर्णांक का इस्तेमाल करते ही हैं, है ना। कैसे हम उनका नियमों का इस्तेमाल करेंगे? पहला नियम क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है 18.36, ठीक है, 4 2। ठीक है, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसको मैं बोला हूँ आपसे बोल रहा हूँ कि 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। क्या बोला है? 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। क्या कीजिए? 3 सार्थक अंकों तक इसको पूर्णांकित कीजिए। कैसे करेंगे? तो आप पहले 3 सार्थक अंक चलें तो सही, कहाँ पर है? 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 3 सार्थक अंक, 3 अंक चाहिए हमें, तो बाकी हमें इसको पूर्णांकन करना है। ठीक है, हम देखेंगे जिस अंक तक पूर्णांकित करना है, पहला रूल आपको बता रहा हूँ, जिस अंक तक पूर्णांकित करना है उसके आगे वाला डिजिट, क्या देखेंगे? उसके आगे वाला डिजिट। ठीक है, क्या हो जाएगा?
18.3642 मतलब 18.3 तक करना है, मतलब ये इस तक करना है तो इसके अगले वाला डिजिट यानी कि ये वाला संख्या हम देखें तो ये क्या है 6, ये क्या है 6। अगर ये 5 से बड़ा है, इसकी बात करता हूं, अगर 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो अंतिम सार्थक अंक को 1 से बढ़ा देंगे। कंफ्यूजन लग रहा है क्या? अभी आसान कर देंगे इसको हम। एक से बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर 5 से छोटा है, तो अंतिम सार्थक अंक को उतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इस वाले एग्जांपल वापस आओ तो 18.3642। अब यार 6 देख सकते हो कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब आप जो आखिरी सार्थक अंक मतलब 3 जो था इसको 1 से बढ़ा दोगे तो 18.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर नंबर होता 18.3342, ठीक है, आपको वही 3 सार्थक अंकों तक इसको करना है। तो आप देखेंगे कि यहां तक गए, इसके बाद आप गए तो ये वाली जो संख्या मिली आपको, ठीक है, ये वाली संख्या मिली आपको, ये 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो आप इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका और बता देता हूं कि मान लीजिए कि 3 पॉइंट, यही नंबर आपके पास 18.3642, ठीक है, आपको कितने तक करना है, 3 सार्थक अंकों तक आपको इसको पूर्णांकित करना है। तो आप 3 तक ले लें, अगला इसके आगे जितने भी नंबर इनको देखें, ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है 642, क्या आ रहा है 642, ठीक है। अच्छा 642 500 से बड़ा है कि छोटा है, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है मैक्सिमम 1000, 1000 का आधा क्या है 500, ठीक है। तो 500 से बड़ा है कि छोटा है, अगर बड़ा है तो इसको बढ़ा दो, ठीक है, और अगर छोटा है तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। वही नियम है बेसिकली, उसको समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर बड़ा है तो उसको बढ़ा दो और छोटा है तो उसको वैसे का वैसा ही रहने दो, ठीक है। अब इसके अंदर फंसोगे कहां पर, मान लो नंबर ही ऐसा होता 18.3500, अब क्या करोगे, अब तो बिल्कुल वहां फंस गया कि बिल्कुल तो आधा ही है, ठीक है, ना छोटा है ना बड़ा है, ये तो बिल्कुल आधा का है, आधा ही हमें मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। या फिर मान लो कि इतना ये था आपका 3.500, हाँ ठीक, 18.3500, इसको मुझे करना है ना, इसको मुझे पूर्णांकित करना है। तो कितने तक करना है, 3 डिजिट तक इसको पूर्णांकित करना है। मतलब अगर आपके पास 5 आ जाता है, ठीक है, यदि क्या लिखा था, हाँ ये वाला डिजिट की बात कर रहे हैं ना, यदि अंतिम सार्थक अंक के बाद वाला के बाद वाली संख्या 5 है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो जरा। तो आप देखोगे 18.3500, ये हो जाएगा 18.4। क्यों हुआ 18.4, क्यों हुआ 18.4? अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है इसमें आप 5 से फंस गए हो, ठीक है, जिस अंक की बात कर रहे हो 5 है, अगर वो 5 है तो आप देखोगे कि यहां पर जो नंबर है अगर ये सम है, ठीक है, अगर ये विषम है, ठीक है, अगर ये विषम है तो इसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा। रूल है इसका, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सम संख्या है तो इसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा, और अगर सम संख्या है तो वैसे का वैसे रहने दो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास संख्या ऐसी होती है 18.2500, ठीक है, तो कितना रह जाता
ये 18.2 ही रह जाता। ठीक है, जो सम संख्या होगी वो वैसे की वैसे रह जाएगी, लेकिन अगर विषम संख्या है तो उसको 1 से आप बढ़ा दें। ठीक है, तो ये हमने चर्चा करी आज सार्थक अंकों पर। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे त्रुटियों पर। ठीक है, इस चर्चा को यहीं पर ही खत्म करते हैं हम। अगली क्लास में हम मापन यंत्रों पे बात करेंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।